हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब? मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है खिलजी वंश। इसमें मेडाइवल हिस्ट्री हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम 3 लेक्चर ला चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा अरबों का और तुर्कों का भारत पर आक्रमण, क्या क्या उसके कारण रहे, कैसे कैसे भारत पर किस वे में भारत पर आक्रमण हुए। फिर उसके बाद हमने पूरे 2 लेक्चर्स में गुलाम वंश को अच्छे से पढ़ा, जो भारत में सबसे पहला स्थापित मुस्लिम वंश था। उसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, फिर उसके बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान, और बाद में सबसे बड़े सुल्तान हमने बलबन को पढ़ा। बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश में कोई खास बहुत बड़ा राजा नहीं आया, और उसकी जगह जो जगह ले ली वो ले ली खिलजियों ने। और फिर 1290 से 1320 तक भारत पे जिस वंश का राज चला वो था खिलजी वंश। तो आज इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार मैं लास्ट लेक्चर में अगर रिवीजन कराऊं तो कल हमने जो पढ़ा उसमें हमने बलबन के बारे में पढ़ा। बलबन गुलाम था जो ईरान से आया था और नसरुद्दीन महमूद के दरबार में रहा करता था। नसरुद्दीन महमूद ने उसको काफी बड़े ओहदे भी दिए, जिस बात से 40 अदल उससे नाराज हो गया था। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी की शादी भी कराई अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए, लेकिन 40 अदलों ने कुछ ना कुछ नसरुद्दीन को भड़का के और बलबन को उसके ओहदे से हटवा दिया था और उसकी जगह रेहान को बिठाया था। तो धीरे धीरे बलबन गद्दी से तो हट गया था, लेकिन उसने अपने आसपास की सेना को इकट्ठा किया, अपनी आर्मी बनाई, बहुत सारे 40 अदल में से अमीरों को भी अपने साइड लाया, और 1.5 साल बाद मजबूती के साथ हरम में आया, इनके महल में आया। तब नसरुद्दीन महमूद को लगा कि बलबन अभी पावरफुल है, तो उसने दोबारा से उसके ओहदे को दे दिया। फिर जब तक इसकी मौत नहीं हुई 1266 तक, वो 65 तक बलबन चुपचाप उसके संरक्षण बन के काम करता रहा। ये हमने बहुत डिटेल में कल के लेक्चर में पढ़ा था। फिर जब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो गुलाम वंश का सबसे बड़ा सुल्तान जो बना वो बलबन बना। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन थे। अमीरों को सबक सिखाने के लिए उसने सजदा और पैबोस की रस्में चलवाई, और अमीर को जो इस 40 तुर्कों का सरदार था, जो 40 दल थे, 40 दल को पूरी तरह खत्म कर दिया। और इसकी मृत्यु के बाद, बलबन की मृत्यु के बाद, जो इसके बेटे थे वो इतने पावरफुल या शक्तिशाली नहीं थे जो इतने बड़े साम्राज्य का पालन पोषण कर सके। और इस तरह जो नई एक शक्ति बन रही थी वो थी खिलजी, और खिलजियों ने धीरे धीरे गुलामों को पूरी तरह से मार काट के और गुलामों की जगह लेके खिलजी वंश को स्थापित कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझे। जब कभी मोहम्मद गौरी भारत आया था ना पृथ्वीराज चौहान से लड़ने, उस समय ये खिलजी धीरे धीरे भारत में एंट्री मारनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये बहुत पुराने थे, लगभग 11वीं 12वीं सदी से भारत में आने शुरू हो गए थे, लेकिन इस समय तक इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली थी। ठीक है, हम जानते हैं इल्तुतमिश के समय से भारत पर और पूरे मध्य एशिया और सेंट्रल एशिया हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, यहां पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। और मंगोल ऐसे थे जिनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। हमने देखा इल्तुतमिश के समय मंगोलों को जो लीड कर रहा था वो था चंगेज खान, जिसने अपने आप को खुदा का कहर बोला। तो इस समय पूरे संसार में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था, और वो अकेला डिस्टरबेंस क्रिएट कर रखा था मंगोलों ने। और उन मंगोलों को अगर भारत में घुसने से किसी ने रोका तो सबसे ज्यादा अहम भूमिका उत्तर पश्चिम पे किसी ने निभाई, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक बहुत ही एक्सपीरियंस योद्धा था। इसने कई बार इसको इवन उत्तर पश्चिम की, अगर मैं मैथ के माध्यम से आपको समझाऊं तो ये भारत है। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको समझाया था कि भारत को सिर्फ अटैक था, तो अगर अटैक का डर हुआ करता था तो इसी साइड से, यहीं से जितने भी विदेशी आक्रमण हुए भारत में इस साइड से हुए। इधर से क्यों नहीं हुए ऊपर से? क्योंकि यहां सारे में हिमालय है, यहां से आ पाना, हिमालय को क्रॉस करके भारत में घुस पाना बड़ा मुश्किल है। साथ में इधर से क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पूरे भारत समुद्री सीमा बनाता है, समुद्र में बड़ी आर्मी को ला पाना उस समय बड़ा टारगेट था। आज ही तो हम पे टेक्नोलॉजी है, आज ही तो हम पे युद्धक जहाज है इतने बड़े बड़े पानी के कि हम नेवी को लेके चले जाते हैं। उस समय हम पे इतनी बड़ी नेवी नहीं हुआ करती थी। उस समय तो जहाजों का काम सिर्फ व्यापार के लिए हुआ करता था। तो अगर कहीं भारत में घुसने की जगह उस समय बचती थी तो ये उत्तर पश्चिमी जगह बचती थी, बस यहां से भारत पर आक्रमण हो सकता था। हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम यहीं से आया, मोहम्मद गजनी यहीं से आया, मोहम्मद गौरी यहीं से आया, उसके बाद जितने भी आक्रमण हुए सब यहीं से हुए। इवन अगर हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पे इंडो ग्रीक आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, वो भी सब यहीं से आए थे। इवन सिकंदर भी भारत आता तो यहीं से आता, क्योंकि यही जगह थी जहां भारत में एंट्री के लिए सुटेबल है। आप समुद्र पार करके भारत में नहीं आ सकते। ठीक है, और इस सीमा को, यही जो सीमा है जहां से भारत में एंट्री करते हैं,
अगर इस सीमा को बहुत दिनों तक अगर सुरक्षित किसी ने रखा विदेशी आक्रमणों से तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी इस समय तक एक बहुत पावरफुल नेम एंड फेम वाला इंसान बन चुका था और उसके हाथ में पावर आ गई थी, और दूसरा इधर गुलाम वंश बिल्कुल अपने पतन की तरफ था। तो खिलजी ने देखा कि अब गुलाम वंश के पास कोई खास पावर, अच्छा सुल्तान नहीं है, मैं इन्हें मार काट के और अपने वंश की स्थापना कर देता हूं। और जैसे ही 1290 में जलालुद्दीन खिलजी को ऐसा मौका मिला कि अब सारी जितनी भी कंडीशंस है बिल्कुल मेरे साथ है और गुलाम वंश बिल्कुल खत्म होने के कगार पे, वो जाता है, गुलाम वंश को मार काट के अलग कर देता है सारे राजाओं को और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसको बोलते हैं खिलजी वंश। ठीक है, समझ आया खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई गुलाम वंश को हटा के। ठीक है, एक रीजन इसका बस याद रखना, जलालुद्दीन की बहुत समय तक उत्तर पश्चिम सीमा पर एज अ सूबेदार, एज अ सेनापति का काम करता है और कई बार मंगोलों को हराता है। मंगोलों को घुसने की जितने भी मंगोलों के प्लान होते हैं सबको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही बड़ा प्रतिद्वंदी होता है सीट का, इस गद्दी का। और जैसे ही उसको मौका मिलता है 1290 में, गुलामों को मार देता है, पूरे वंश को खत्म कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं खिलजी वंश। इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, अब देखो खिलजी वंश कब से कब तक चला। सबसे छोटा कार्यकाल इसी का था, 1320 में तो खत्म हो गया था। 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था जिसको क्या बोला गया, खिलजी वंश। कहां से आए थे ये, तो ये गौरी के साथ ही आए थे, तुर्क सरदार ही थे ये भी। ठीक है, और इसका जो सबसे पहला खिलजी वंश का भारत में संस्थापक था वो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए, जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो ये जानता था कि इससे पहले अगर कोई बड़ा सुल्तान रहा तो वो था बलबन, हम पढ़ चुके हैं। और बलबन ने न्याय करने के लिए या शासन चलाने के लिए बहुत ही कठोर नीतियों को अपनाया। बिल्कुल रक्त एवं लौह की नीति उसने अपनाई, हमने पढ़ा था। बिल्कुल मार काट मचा देनी है, किसी को नहीं छोड़ना। हम जानते हैं अगर कोई भी उसके समय में व्यापारी हो गया, मालगुजारी हो गया, टैक्स कलेक्ट करने वाले हो गए, अगर जरा सी भी उलटफेर करते थे वो उनको कठोर से कठोर सजाएं दिया करता था। तो जनता के अंदर थोड़ा डर बैठ गया था बलबन के समय। जलालुद्दीन खिलजी बहुत उदारवादी था। उदारवादी मतलब गरीबों के प्रति भावनाएं रखने वाला। ये जानता था कि हम भारत में जो राज कर रहे हैं, मुस्लिम लोग या गैर तुर्क या गैर मुस्लिम लोग, भले तुर्क से आए हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हम हिंदुओं पे अत्याचार करके यहां पर ज्यादा लंबे समय के लिए शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसने देखा कि अगर हम लोगों के साथ अगर ज्यादा कट्टरपंथी करेंगे तो हो सकता है लोग ज्यादा भावुक होकर के हमें एक साथ इकट्ठे और मार काट के भगा दे। इसलिए इसने लोगों के प्रति बड़ी उदारवादी भावनाएं रखी, बड़ी सॉफ्ट भावनाएं रखी। हालांकि इसको राय देने वाले थे, उन्होंने बोला था अगर आप इतनी ज्यादा सॉफ्ट नीति अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपकी सॉफ्ट नीति का कोई भी फायदा उठा के आप पे आक्रमण कर दे। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने बोला नहीं, प्रजा के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे राजा बन सकते हैं। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी बड़ा उदारवादी शासक था। उदारवादी समझते हो, जो गरीबों के प्रति आस्था रखे उसको उदारवादी बोल देते हैं। ठीक है, जनता के हित में शासन करे, जनता को डरा के नहीं रखे। इससे पहले हमने बलबन को पढ़ा, बलबन जनता को डरा के रखता था, बुरी तरह मार काट करता। जैसे औरंगजेब ने हिंदुओं को डरा के रख रखा था, वैसे ही बलबन सेम ऐसे ही करता था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने इस गलती को सुधारा। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी भी अपने इसका विस्तार करना चाहता था, साम्राज्य का। वो चाहता था बलबन ने इतना विस्तार किया, उससे पहले इल्तुतमिश ने किया, तो क्यों ना मैं भी खिलजी वंश को और थोड़ा बड़ा करूं। तो इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसी का भतीजा। बाद में जाके वो इसका दामाद भी बन गया था, अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत में भेजता है। दक्षिण भारत में एक जगह है आज के महाराष्ट्र के पास, देवगिरी। देवगिरी के पास ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी। भेजता कौन है उसको, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी बोलता है जा अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत में देवगिरी जा और वहां पे जाके आक्रमण कर और देवगिरी को हम दिल्ली सल्तनत में मिलाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जाता है, क्योंकि ये सुल्तान की बात इसको माननी पड़ेगी। और ये जाता है, और जाने के बाद ये देवगिरी में बहुत आतंक मचाता है और वहां के राजा को हरा के सारी धन दौलत लूट लेता है।
सब कुछ लूट लेता है, इतनी मारकाट मचाता है, जाता है भीषण बवाल करता है, लोगों का नरसंहार अत्याचार करता है, लोगों को बुरी तरह मारकाट डाल दिया जाता है। और वहां से सारी धन दौलत को लूट के ये वापस आ रहा होता है अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत। ये बात पता चलती है जलालुद्दीन खिलजी को कि मेरे भतीजे ने दोबारा अपना परचम लहरा दिया है और जाके देवगिरी के राजा को हरा दिया है और बहुत सारा सोना चांदी पैसा जवाहरात हीरे सब लेके आ रहा है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी भी जानता था ये बड़ा लीचड़ आदमी है, कुछ नहीं पता, जैसे इसको धन दौलत मिली है लेके सारी भाग जाए। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, बीच रास्ते में अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और उसको बोलता है हाँ भाई ला, कितना पैसा तूने लूटा, इतना मेरे को दे। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी बड़ा भरोसा करता था अलाउद्दीन खिलजी पर, तो जब मिलने जाता है तो बहुत बड़ी आर्मी मिल लेके जाता है। अबे भाई अपने भतीजे से तो मिलने जा रहा है, तो भतीजे से मिलने जाएगा तो आर्मी लेके क्या करेगा, तो 2-4 अपने मेन जितने भी इसके कमांडो आज जैसे होते हैं ना, कमांडो जो आपकी सिक्योरिटी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड 4-5 लेके जाता है और अलाउद्दीन खिलजी से बोलता है ला भाई ला, कितनी लूट लेकर आया, दे मुझे। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है सुसरे, लड़ने गया मैं, लड़ा मैं, जान पे खेला मैं, धन लूट के लाया मैं, दे दूं तुझे, तो मुझसे बड़ा पागल ही कौन है। जलालुद्दीन कहता है यार ये कैसी बात कर रहा है, हम राजा हैं, सुल्तान है और सुल्तान से उल्टी बात कर रहा है। अलाउद्दीन बोलता है उल्टी बात गई भाड़ों में, और देखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ बहुत बड़ी आर्मी होती है और अपने 2-4 बस बंदों के साथ आ रहा होता है। अलाउद्दीन खिलजी इसको मार देता है, देखो मार देता है इसको, ससुर लगते हैं इसके, इसकी अपनी बेटी, ये जलालुद्दीन खिलजी को बेटी होती है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी से शादी भी करती है, इसलिए एक तरीके से भतीजे के साथ साथ दामाद भी लगता है। और अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी क्या, ये इसके क्या हो गए, ससुर। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी के चक्कर में अपने ससुर को ही मार देता है, और मारने के बाद ये सिर्फ 6 साल राज कर पाता है जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है, और सत्ता पे कौन बैठ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा रोल इसमें हमारे इतिहास में नहीं है। तो 1296 में जब लूट की, इससे पूछता है हमें पता कितना सोना चांदी लूट लाट के लेके आया, तो ये हिसाब तो देता नहीं, और बदले में जलालुद्दीन खिलजी को मार के 1296 में और गद्दी पे बैठ जाता है। अब देखो, अब पढ़ना शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये हुआ है महान सम्राट, सम्राट तो नहीं बोलेंगे, महान सुल्तान। देखो इसका कार्यकाल बड़ा लंबा चलता है। अलाउद्दीन खिलजी, पहले इसके युद्ध पढ़ते हैं, बाकी इसके बारे में इसके चाचा फूफा मम्मी पापा का क्या नाम था वो सब बाद में देख लेंगे, क्या क्या इसने बदलाव करे, क्या क्या सामाजिक सुधार करे, क्या क्या बनवाया, वो सब बाद में देखेंगे। पहले इसके युद्ध पढ़ते हैं। ये 20 साल राजा रहा, 1296 से 1316। ठीक है, अब देखो ये अपना भारत, ठीक है, ये है दिल्ली लगभग उस समय, और ऊपर तक ये भी लगभग दिल्ली का ही पार्ट बन चुका था। दिल्ली इस समय इतनी बड़ी हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन इसमें से राजस्थान को पूरा अलग कर दो। राजस्थान कभी भी, राजस्थान के 2 एरिया बेसिकली, एक रणथंभौर और दूसरा मेवाड़। ये तो बहुत बड़े एरिया और सबसे शक्तिशाली एरिया ऐसे थे राजस्थान के, जो दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल चुके थे और स्वतंत्र अपना अपना राज्य चला रहे थे। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पर बैठता है, सबसे पहले उसकी नजर जाती है गुजरात पे। कहां पे नजर जाती है, गुजरात पे। अच्छा, गुजरात का उस समय राजा होता है कर्णदेव। गुजरात का उस समय राजा कौन होता है, कर्णदेव। राजा बना है कभी, सुल्तान कब बना है, 1296 में। 1297 में जस्ट अगले साल ही ये एक अभियान कर देता है, कहां का, गुजरात का। गुजरात लड़ने चला जाता है। अब सवाल आता है गुजरात लड़ने क्यों जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट की बहुत सारे लेक्चर्स में भी ये, अगर मैं राजस्थान, अगर आप देखेंगे मेरे प्रीवियस लेक्चर जहां पे मैंने महाराणा प्रताप को समझाया या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने एक वहां पे लेक्चर लिया, वहां भी देखेंगे तो गुजरात से आज भी क्या, उस समय सबसे ज्यादा व्यापार हुआ करता था। क्या हुआ करता था, दूसरे देशों से व्यापार। अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे अरब कंट्रीज पड़ेंगी, और इधर जाएंगे इधर लाल सागर पड़ेगा, है ना, इधर तुर्कों से, इन सब से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, ईरान वगैरह सब यही पड़ेगा, इन सब से इनका हुआ करता था व्यापार। और वो सारा व्यापार हुआ करता था गुजरात के मध्य, गुजरात के ही
सहायता से सारा व्यापार होता था, क्योंकि यहीं पर उस समय हमारे बंदरगाह थे, सी पोर्ट थे, जहां पर जहाज खड़े हुआ करते थे। अच्छा, उस व्यापार के बदले बहुत सारे इनकम हुआ करती थी, पैसों की, सोने चांदियों की। तो कोई भी राजा चाहेगा कि ऐसी जगह पे मेरा कंट्रोल हो जहां पे करेंसी ज्यादा आती हो, जहां पे पैसे ज्यादा आते हो। ठीक है, तो पैसों के लालच में अलाउद्दीन खिलजी जाता है और 1297 में गुजरात पर आक्रमण कर देता है। दूसरा जो सबसे मेन कारण था, आज भी तो आप देखेंगे ना, तो जो अरबी घोड़े होते हैं, जो अरब साइड पे जो घोड़े होते हैं, उनका फिजिक ही अलग होता है, बिल्कुल मस्कुलर घोड़े होते हैं। उस समय भी आप जाएंगे देखेंगे, अगर सबसे बढ़िया युद्ध लड़ने लायक जो घोड़े हुआ करते थे वो होते थे अरब में, अरब देशों में। और अरब देशों से भी घोड़े का व्यापार जो होता था वो गुजरात के मध्य से ही होता था। सोने चांदी का जो व्यापार होता था वो गुजरात के रास्ते ही होता था। सारा सोना चांदी घोड़े सब आते थे गुजरात। तो अगर ऐसी जगह अलाउद्दीन खिलजी कंट्रोल कर लेता है तो सारी की सारी धन दौलत किसकी हो जाएगी? अलाउद्दीन खिलजी की। इसलिए 1297 में गुजरात में जाता है। गुजरात के उस समय राजा कौन है? कड़देव। जब कड़देव को यह बात पता चलती है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को भेज दिया है मुझसे लड़ने के लिए, तो कड़देव नहीं लड़ते, क्योंकि कड़देव चाह के भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो अलाउद्दीन खिलजी इतने बड़े समाज का राजा, अगेन उसकी आर्मी बहुत बड़ी है। कड़देव है इतने छोटे से राज्य के राजा, उनकी आर्मी छोटी, वो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसमें इनका एक सेनापति होता है। तो गुजरात के युद्ध किस किस में हुआ है? कड़देव में और अलाउद्दीन खिलजी में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बहादुर सेनापति होता है नुसरत खान। कौन होता है? नुसरत खान। और इधर कड़देव की साइड से आता है चंद्रराम लड़ने। ये कड़देव का सेनापति होता है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है। दोनों युद्ध में लड़ने आते हैं। देखो डायरेक्ट बहुत कम युद्ध ऐसे होते हैं जहां पर राजा खुद लड़ने जाते हैं, जनरली उनके सेनापति ही लड़ने जाया करते थे। अरे आज भी देख लो ना, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो हमारे क्या कहते हैं बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं, क्या वो कोई वॉर होता है तो खुद लड़ने जाते हैं? नहीं, आर्मी जाती है ना हमारी लड़ने। आर्मी जाती तो उस समय भी सेम जो राजा होते थे वो बहुत बड़े युद्धों में जाया करते थे। मेजरली आर्मी जाती थी लड़ने, या उनके जो सेनापति होते थे, गवर्नर होते थे, वो जाया करते थे। तो अलाउद्दीन का सबसे मुख्य सेनापति नुसरत खान है, कड़देव का सबसे मुख्य सेनापति चंद्रराम है। चंद्रराम किन्नर था, किन्नर, लेकिन बहुत ही वीर योद्धा, बहुत ही तगड़ा वाला। कड़देव का मुख्य सेनापति। इन दोनों में होती है लड़ाई गुजरात के लिए। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीत होनी है नुसरत खान की, क्योंकि इसकी आर्मी बहुत बड़ी है, इसकी आर्मी बहुत छोटी है। तुम कितने बड़े हवलदार क्यों ना बन जाओ, कुछ क्यों ना बन जाओ, तुम चाह के भी अकेला चंद्रराम 100 लोगों को तो नहीं काट पाएगा, है ना। चाहे उन 100 लोगों ने कभी तलवार ना पकड़ी हो, लेकिन 100 बंदे एक राजा पे अगर एक सेनापति पर अटैक करेंगे तो एक कितनी बड़ी पिस्तौल क्यों ना हो, चाह के भी इन्हें नहीं मार पाएगा। सीधी सी बात है। तो नुसरत खान की आर्मी बहुत बड़ी थी और चंद्रराम की आर्मी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी चंद्रराम पूरे जिगर के साथ लड़ा, पूरे जिगर के साथ, कि मरेंगे कटेंगे कोई बात नहीं लेकिन लड़ेंगे। ये बात भागी नुसरत खान को कि यार ये जानते हुए भी कि वो मरेगा, उसकी आर्मी छोटी है, फिर भी वो मुझसे लड़ने आया है, इसका मतलब बंदा दमदार है, बंदे में दम है। और देखा गया तो ये क्या था? किन्नर। नुसरत खान इससे इतना प्रभावित हुआ कि हार तो गया ये, लेकिन इसको भेज दिया अलाउद्दीन के सामने। किसके सामने भेज दिया? दिल्ली में अलाउद्दीन के सामने। और नुसरत खान ने बोला कि देखिए जी, सेनापति भले ही हारा है, कड़देव का सेनापति हारा भले ही है, लेकिन तुम्हारी कसम दमदार लौंडा है, इसे तुम अपना सेनापति बना लो, तुम्हारे जीवन भर मौज कर देगा तुम्हारी। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है यार नुसरत खान, अगर तू बोल रहा है तो सच में बहादुर होगा। ठीक है, तो गुजरात से इसको 1000 दिनार में, दिनार एक करेंसी होती है, 1000 दिनार में, जैसे भारत में रुपया होता है वैसी करेंसी चलती थी दिनार में। तो 1000 दिनार देके नुसरत खान चंद्रराम को खरीद लेता है और अलाउद्दीन खिलजी के पास लेके चला जाता है। इसलिए इसको चंद्रराम को बोला जाता है 1000 दिनारी, कि 1000 दिनार में किसको खरीदा गया था? चंद्रराम को। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। और बाद में किसके सामने पेश किया था? अलाउद्दीन खिलजी के। और जब अलाउद्दीन खिलजी इसकी बोलता है हाँ भाई योग्यता दिखाओ अपनी, तलवार चलाता है उल्टे सीधे ढंग से, अलाउद्दीन खिलजी बोलता है रे भैया तो सच में कैड़ा इंसान है। और तब इसका नाम चंद्रराम से बदल के रख दिया जाता है मलिक काफूर। क्या नाम रख दिया जाता है? मलिक काफूर। आपने मूवी में भी देखा होगा, अगर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे कोई भरोसेमंद इंसान है तो कौन है वो? मलिक काफूर। वो ये चंद्रराम ही है जो किन्नर है।
ठीक है। मलिक काफूर। अब देखो वैसे अलाउद्दीन खिलजी के 3 मुख्य सेनापति थे। एक आपने पढ़ लिया नुसरत खान, एक अभी हम आगे पढ़ेंगे उलूग खान, एक था जफर खान। जफर खान जो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा जाएगा, हम अभी आगे पढ़ेंगे। और चौथा जो हो गया वो कौन हो गया? मलिक काफूर। ये 4 सबसे बड़े सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन इन पे बहुत भरोसा करता था, इवन इनको खलीफा की जितना जरूरी मानता था। आपने अगर मेरी पहली इस वीडियो देखी होंगी तो मैंने बताया था मुस्लिम धर्म में बहुत बड़ा ओहदा होता है खलीफा। पैगंबर के बाद अगर कोई सबसे श्रेष्ठ मुस्लिम धर्म में ओहदा होता है तो वो होता है खलीफा। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापतियों की तुलना खलीफाओं से करता था। अलाउद्दीन खिलजी बोलता था ये मेरे लिए खलीफा जितने मेन है, ठीक है। क्योंकि नुसरत खान, उलूग खान, जफर खान, मलिक काफूर, मलिका लिख दिया क्या? अरे यार इसका तो मैंने बेस ही बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, मलिक काफूर, मलिका नहीं, ठीक है। तो ये 4 सेनापति थे जिनकी तुलना हमेशा अलाउद्दीन खिलजी किससे करता था? खलीफा से करता था, ठीक है। अब देखो 1257 में उसने गुजरात जीत लिया। गुजरात किससे जीत लिया? कड़देव से, चंद्राम से, और चंद्राम को ले जा दिया। चंद्राम का नाम हो गया मलिक काफूर। अब देखो इसके सामने समस्या क्या खड़ी हुई कि इसने गुजरात तो जीत लिया, अब गुजरात पे नियंत्रण करना दिल्ली से बैठ के बड़ा मुश्किल था। क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट तो बहुत था ही नहीं, कि आज की तरह थोड़ी नहीं है कि दिल्ली पालम से एयरपोर्ट पे बैठे और 2 मिनट में दरभंगा पहुंच गए, 2 घंटे में। भाई उस समय तो तुम्हें घोड़े हाथी से जाना पड़ता था, तो घोड़े हाथी से जाने के लिए टाइम लगता था। अब एक बात बताओ, गुजरात जीत तो लिया, गुजरात तुमने जीत लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस गुजरात पे तुम यहां बैठ के यहां कंट्रोल कैसे करोगे? बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ऊपर से ये था राजस्थान, गुजरात ज्यादा बड़ा बन गया जी, ये गुजरात है, ये था पूरा राजस्थान, ठीक है। आपको अगर दिल्ली से राजस्थान जाना था तो इसी एरिया से होके आना पड़ता था। और यहां पर 2 जगह पड़ती थी, मैंने बताया, एक थी रणथंबोर, ठीक है, और दूसरी थी मेवाड़। जब भी ये लोग, अलाउद्दीन खिलजी के लोग यहां से होते हुए गुजरात जाते थे तो यहां पड़ता था रणथंबोर और यहां पड़ता था मेवाड़। रणथंबोर का उस समय राजा था हमीर देव, राजपूत थे, और मेवाड़ के उस समय राजा तुम जानती हो रतन सिंह। ये इन खिलजियों की आर्मी को निकलने नहीं दिया करते थे यहां से। ये सीधा बोलते थे अगर तुम यहां से निकल के जाओगे तो हमें टैक्स दोगे। अलाउद्दीन खिलजी बोलता था यहाँ पे पूरी दिल्ली सल्तनत का राजाओं ने मुझसे टैक्स लेते हैं, ऊपर से टैक्स नहीं लेते थे, साथ में ही परेशान करते थे बहुत। जब भी अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी यहां से होती गुजरात जाती थी तो ये बीच में गुजरात अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी से टैक्स लिया करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, अच्छा राजस्थान की उससे सबसे बड़ी शक्ति थी कौन? रणथंबोर। कोई पृथ्वीराज चौहान को आपने पढ़ा था? पृथ्वीराज चौहानों की वंश के कौन थे? रणथंबोर के हमीर देव। ये मैं आज हमीर देव क्यों लिख दिया? हमीर देव। आज थोड़ा सठिया गया हूं मैं, लग रहा है, ठीक है। उधर मलिका काफूर लिख दिया, यहां हमीर देव लिख दिया। ये हमीर देव थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के वंश के थे हमीर देव, तो ये चौहान वंश के थे। और नीचे मेवाड़ के कौन थे? रतन सिंह। ये राणा जो थे, जो हम महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, ये उनसे बहुत पहले आए थे, ठीक है। ये उस वंश के थे। उस समय राजस्थान की सबसे बड़ी शक्ति थी रणथंबोर और दूसरे नंबर की शक्ति थी मेवाड़, बाकी सब छोटी छोटी रियासतें थी। तो अलाउद्दीन सोच रहा है कि अगर कैसे भी मेरा इस पे और इस पे कब्जा हो जाए तो मेरा गुजरात तक का फिर रास्ता साफ हो जाएगा। और दूसरा, अगर मैं यहां से कोई अपने किसी भी सिपन सरदार को बिठा दूंगा या अपने बेटे को या किसी सेनापति, किसी सूबेदार, किसी अधिकारी को यहां पे मैं बिठा दूंगा तो यहां से गुजरात कंट्रोल करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो वो नीति बनाता है। 1297 में उसने क्या कर दिया है? गुजरात जीत लिया है। 1301 में वो रणथंबोर पर हमला करता है। अब देखो रणथंबोर पे क्यों हमला करता है? एक कारण तो मैंने बता दिया, गुजरात कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक कारण और है जो मेन है। वैसे तो बहुत सारे कारण है, मैं अभी बताता हूं। जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति गुजरात लूटने गया था ना 1297 में, तो जब वो धन वापस लूट के आ रहा था तो बहुत सारे मंगोल थे। कौन थे? मंगोल, जो उस समय तक भारत में घुस चुके थे,
ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया ये मंगोल भारत को कभी इल्तुतमिश के समय से ही परेशान कर रहे थे, चंगेज खान। ठीक है। अब जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात से धन लौट के वापस लौट रहा था, धन को लूट के वापस लौट रहा था इसका सेनापति, तो इन मंगोलों ने बोला कि जितना भी धन लूट के लाए उसमें से कुछ परसेंटेज हमें दो। और अलाउद्दीन से विवाद कर रहे थे कि जब तुम गुजरात से धन लूट के लाए हो तो हमारा भी तो उसमें, हमने भी तो तुम्हें सहायता करी है, हमें कुछ धन दो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला तुझे किस बात का धन दे, राजा हम रखेंगे सारा। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो ये विद्रोह कर रहे थे उसको बुरी तरह कुचल दिया अलाउद्दीन खिलजी ने कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पैसा मांगोगे तो मारूंगा और जान से मार दूंगा सबको। और जितने भी मंगोल इससे जबरदस्ती विरोध करने लगे, अलाउद्दीन खिलजी ने बलपूर्वक सबको मरवा दिया। इनमें 2 मंगोल सेनापति थे, 2 मंगोलों के क्या थे, सेनापति। वो डर के भाग के आके हमीर देव के पास आ गए और उन्होंने बोला जी देखिए अलाउद्दीन हमें मार रहा है, हम चाहते हैं कि आप हमें अपने किले में शरण दे दें। अच्छा, हम सनातनी धर्म, हमारे लिए शरणार्थी अर्थात भगवान, अगर कोई शरण लेने आया है तो राजा का कर्तव्य हुआ करता था कि वो उसकी शरण दे और उसके जीवन की रक्षा करे। सेम करा हमीर देव ने दोनों सेनापतियों को मंगोलों के शरण दे दी, जो लगातार किसका विरोध कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव से बोला कि भाई देख, तूने बिना वजह मंगोलों के 2 सेनापतियों को रख रखा है जो मेरा विरोध कर रहे हैं, या तो उन्हें अपने किले में मार दे वरना मुझे दे दे। हमीर देव ने बोला ये भारतीय संस्कृति है, लड़ना लड़ जाएंगे, लेकिन जिसने मेरे महल में आके शरण ली है और मैंने उसे वचन दिया है कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तुझे कैसे लौटा दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला उसके चक्कर में युद्ध होगा, मर जाएगा, मैं मारूंगा तुझे। हमीर देव ने बोला क्या दिक्कत है, आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला अच्छा हमें खुला चैलेंज दे रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसलिए 1301 में जाके किस पर अटैक कर देता है, हमीर देव पे। कौन, अब 1301 में किस किस का युद्ध हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस हमीर देव। अब देखिए हमीर देव तगड़ा राजा है, राजस्थान की सबसे बड़ी में से एक रियासत है उस समय की रणथंभौर। तो रणथंभौर में पहले अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को भेजता है हमीर देव से लड़ने के लिए, लेकिन हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को मार काट के पीछे भगा देते हैं, डरा के पीछे भगा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति डर के भाग जाता है। यह बात पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी को कि यार हमीर देव ने मेरा सेनापति को पीछे हटा दिया है। बड़ा गुस्सा होकर अलाउद्दीन खिलजी 1301 में एक बहुत बड़ी आर्मी लेके खुद जाता है और हमीर देव के किले को चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, अब देखिए उस समय हमीर देव बड़ी कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इससे पहले इन्होंने कई बार बाकी राजाओं को हराया था, और उस समय अगर सबसे सुरक्षा का कोई किला माना जाता था तो वो था रणथंभौर का किला, और ये रणथंभौर किले के ही मालिक थे, राजा थे। तो इनको लगता था मेरा किला इतना बड़ा है, इतना सुरक्षित है कि जल्दी से इस किले में कोई घुस नहीं पाएगा। तो इसलिए इन्होंने बिना वजह अलाउद्दीन खिलजी से सिर्फ 2 इनके मंगोलों के चक्कर में लड़ाई ले ली। अलाउद्दीन खिलजी आता है और 3 महीने का डेरा डाल देता है इसकी महल के चारों तरफ, किले के चारों तरफ। अब देखिए मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, राजस्थानी जो किले होते थे वो बनाए जाते थे सुरक्षा के लिए, और जो महल होते थे वो बनाए जाते थे रहने के लिए। जो किले होते थे ना वो इतने बड़े होते थे कि कम से कम 30 से 35 हजार लोग उस किले के अंदर रह सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि 30-35 हजार लोग अगर किसी जगह के अंदर रह रहे हो तो वो किला अपने आप में कितना बड़ा होगा। यही नहीं, उन 30,000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था हो सकती थी 5-5, 6-6 महीने तक उस किले के अंदर। इतने बड़े किले होते थे। एक किले के अंदर 250-300 कुएं होते थे, सो दैट अगर मान के चलो कोई हम पे बड़ा राजा आके अटैक कर रहा है तो हम किले के दरवाजे बंद कर लेंगे, और किले के अंदर ही खेती है, किले के अंदर ही 250-300 कुएं हैं, 30,000 लोग हैं, उन 250-300 कुएं में से पानी पीते रहेंगे, और साइड में खेती की जगह है किले के अंदर ही। और किले की जो 4 दीवारी करी जाती थी, जो किले की चारों साइड से बाउंड्री करी जाती थी, वो इतनी विशाल, इतनी बड़ी, इतनी मोटी करी जाती थी जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल था। तो दीवार तोड़ के सामने से कोई क्रॉस करके किलों के अंदर आ नहीं सकता था। और जो गेट लगाए जाते थे उन किलों पे, इतने बड़े बड़े गेट लगाए जाते थे कि उन दरवाजों के अगर उन किलों के दरवाजे खोलने हैं तो हाथियों से टक्कर लगवानी पड़ती थी। हाथी भाग भाग के आके दरवाजों में टक्कर मारते थे, तब भी दरवाजे नहीं टूटते थे, इतने मजबूत उनके दरवाजे हुआ करते थे किलों के। तो हमीर देव को पता चला कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने आके मेरे किले के चारों तरफ डेरा डाल दिया है,
तो अलाउद्दीन खिलजी जब डेरा डाल देता है तो हमीरदेव क्या करते हैं, अपने किले के दरवाजे बंद कर लेते हैं। और वो जानते हैं कि हमारे पास अंदर इतनी बड़ी क्या कहते हैं, खाने पीने रहने के लिए जगह है कि हम आराम से 3-4 महीने किले के अंदर काट सकते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कि हमीरदेव उससे लड़ने क्यों नहीं गए? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी आर्मी लेके आया था, और जब बहुत बड़ी आर्मी लेके आया था तो हमीरदेव के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, तो यहां पे हारने के चांसेस थे। ठीक है, इसलिए हमीरदेव लड़ने नहीं जाते। ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी 3 महीने का डेरा डाल के आया है। जब वो इतनी बड़ी आर्मी लेके आया है तो 3 महीने का राशन पानी भी लेके आया होगा। ठीक है, हम ज्यादा टाइम तक अगर दरवाजे नहीं खोलेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का एक समय बाद राशन पानी खत्म हो जाएगा। जब राशन पानी खत्म हो जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी को वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि बिना खाए पिए तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन इस बीच अलाउद्दीन खिलजी एक चाल चलता है। अलाउद्दीन खिलजी जानता है कि किले के अंदर का जब तक पानी या खाना पीना खत्म नहीं होगा दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे तैसे करके हमीरदेव के किसी एक बहुत मुख्य सेनापति को अपनी तरफ मिला लेता है और उसको बोलता है कि एक बार मुझे इसको जीतने दे, चित्तौड़ इसको क्या कहते हैं, रणथंभौर को मेरे को जीतने दे, राजा को मार के मैं तुझे ये ओहदे दूंगा, तेरे को ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। और वो अलाउद्दीन के लालच में फंस जाता है और अलाउद्दीन के कहने पे किले के अंदर के जितने भी कुएं होते हैं वो सब में गाय का मांस मिला देता है। जब वो गाय का मांस मिला देता है तो देखिए अब सारे कुओं का पानी क्या हो गया, गंदा। और ये राजपूतों के लिए तो गाय शुरू से आज भी हिंदुओं के लिए परम धन गाय होती है। वैदिक काल में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा धन गाय माना गया है। और गाय का खून अलाउद्दीन खिलजी सारे कुओं में मिलवा देता है, तो पीने के लिए पानी नहीं बचता। तो अब आप पे अंतिम एक ही चारा है कि आप गेट खोलो और सामने जो सेना बैठी है उससे लड़ो, और लड़ने के बाद जब दरवाजे खुलेंगे तब इधर उधर से पानी आएगा, नहरों में से, कुओं में से, कहीं भी। लेकिन समस्या क्या है, जैसे ही आप गेट खोलेंगे बाहर खड़ा है अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी आर्मी लेके। तो ऐसे समय में जो युद्ध हुआ करते थे उनको बोलते थे साका। ऐसे समय में जो युद्ध हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे, साका। साका ऐसे युद्ध हैं जहां पर जो राजा लड़ने जा रहा है वो जानता है कि सामने वाले की आर्मी इतनी बड़ी है कि हमारा मरना तय है, फिर भी हम अपने वतन के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी भारत मां के लिए लड़ेंगे। ऐसे युद्धों को बोला जाता था साका, जहां पर एक राजा की आर्मी है मान के चलो 10,000 की, और सामने वाला जो सुल्तान आया है वो लेके आ गया 1 लाख इंसानों को। अब 10,000 लोग 1 लाख इंसानों को कैसे भी नहीं मार सकते, लेकिन आपको शान के लिए, अपने वतन के लिए लड़ना तो पड़ेगा। तो आप अपनी जान को क्या कर रहे हैं, दांव पर लगा रहे हैं। तो ऐसे युद्धों को राजस्थान में बोला जाता था साका। कई बार पूछा जाता है अच्छे एग्जाम्स में, क्लासी चपरासी, गैंग कर्मी, रेलवे पेलवे में नहीं पूछा जाता। किसी स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में बैठोगे तो वहां पर साका का जिक्र आता है कि साका युद्ध कौन से युद्ध हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो इस बीच हमीरदेव लड़ने से नहीं डर रहा है। हमीरदेव के साथ समस्या क्या है, हमीरदेव जानता है कि हम सारे लड़ने चले जाएंगे, लेकिन महिलाओं का क्या होगा। मेडाइवल भारत में हमें एक नई चीज देखने को मिली कि मुस्लिम लोग हिंदुओं पर अटैक करते थे, उसके बाद राजाओं को मारते थे, और राजाओं की जितनी भी महिलाएं होती थी, महल में जितनी भी महिलाएं रानियां रहा करती थी, सबको गुलाम बना लिया करते थे और उनको बेचते थे, उनका अत्याचार करते थे। राजपूत महिलाएं ये नहीं सह सकती थी, इसलिए रणथंभौर में पहली बार राजस्थान के इतिहास में हमें जौहर देखने को मिलता है। अगर रणथंभौर का पहला जौहर हुआ तो वो कब हुआ, 1301 में। जौहर क्या होता है, महिलाएं सज धज के, पूरी तरह सज धज के एक बहुत बड़े एरिया में आग लगाती हैं और उस आग में बैठ जाती हैं। क्यों बैठ जाती हैं, क्योंकि उनके राजा, उनके घर वाले, उनके भाई सब बाहर लड़ने जा रहे हैं और सामने वाले आर्मी उनको मार देगी, और मारने के बाद जबरन वो सुल्तान गेट खोल के अंदर आएगा और हमारे साथ अत्याचार करेगा। उससे सही जब हमारे पति देव मर जा रहे हैं वतन के लिए तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे। इसलिए वो महिलाएं आग के गोले में बैठ जाया करती थी, जिसको बोलते थे जौहर। जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा दिल रहा होगा इन महिलाओं का, जो साक्षात मेकअप करके, पूरे दान वान करके गरीबों को, और आपके गोले में बैठ जाया करते थे अपनी वतन के लिए, अपनी नाक के लिए, कि हमें किसी की गुलामी ना करनी पड़े। ठीक है, यह है भारत का इतिहास, भारत की खूबसूरती, जो हम लोगों को नहीं पता। सीधी सी बात है।
ठीक है, अब देखो हमीर परेशान क्यों है। इस जौहर में कभी भी वो लड़की नहीं बैठ सकती थी परंपरा के अनुसार जो शादी की उम्र की हो चुकी थी। मतलब जो लगभग लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है जिसकी अब शादी कर दी जाए, वो जौहर नहीं कर सकती थी। और हमीर देव की जो लड़की थी वो इसी उम्र में आ चुकी थी, जिसके अब हाथ रचाने की उम्र आ चुकी थी। हमीर देव इस चीज को लेकर परेशान था कि गेट खुलेंगे तो मैं अपनी आर्मी के साथ युद्ध लड़ने चला जाऊंगा, मेरी जो रानियां हैं वो सब जौहर कर लेंगी, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा। मेरी बेटी जौहर कर नहीं सकती, शादी की उम्र है, और जबरन वो गेट खोलेंगे और उन्हें मेरी बेटी मिलेगी तो वो मेरी बेटी के साथ कुछ ना कुछ फिर गलत जरूर करेंगे। इतने ये बात पता चलती है हमीर देव की रानी को कि मेरा राजा जो हमीर देव है वो अंदर बैठा है और युद्ध लड़ने से डर रहा है, गेट खोल के ही नहीं दे रहा, बाहर आर्मी खड़ी है, किले का पानी खत्म हो गया, लेकिन मेरा राजा लड़ने ही नहीं जा रहा है। तो वो गुस्से में जाती है हमीर देव के पास, तुमसे लड़ा नहीं जा रहा, तुम्हारे हाथों में चूड़ियां हैं, ये है वो है। हमीर देव बोलता है चिल बेबी चिल, ठंडक रखो थोड़ी। तो रानी बोलती है क्या तुमसे नहीं लड़ा जा रहा तो लो चूड़ियां पहन लो, मैं जाके लड़ लेती हूँ, मैं मार देती हूँ अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को, मरना ही तो है, मर जाऊंगी। हमीर देव बोलता है यार बिना सिर पैर की बात क्यों कर रही है, दिमाग लगाया है, मैं जाके लड़ लूंगा अलाउद्दीन खिलजी से, मर जाऊंगा, तुम सब आपके गोले में बैठ जाओगे, बेटी का क्या होगा। उसकी घरवाली कहती है ले भैया ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो हमीर देव ने बोला मैं इसलिए तो चिंतित हूं कि मुझे मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जाऊंगा मर जाऊंगा। उस समय राजस्थान के राजाओं ने खून को पानी से भी सस्ता बना दिया था, ऐसे बहाते थे देश के लिए पूछो मत। तब उस रानी को पता चला यार मेरे राजा इसलिए लड़ने नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की चिंता कर रहे हैं। ये सारी बात हमीर देव की बेटी सुन लेती है, चुप लगा के कान लगा के सुन लेती है कि मेरे पापा सिर्फ युद्ध में इसलिए नहीं जा पा रहे लड़ने क्योंकि उनको मेरी चिंता है। अब उस लड़की की वीरता देखिए, वो जाती है, जब उसको पता चलता है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, कि मेरे पापा की समाज में थू थू हो रही है, कि जो रणथंभौर का राजा है वो साका के युद्ध लड़ने से डर रहा है, तो वो जाती है, किले के सबसे ऊपर जाती है और पीछे होती है क्या कहते हैं पानी भरा होता है, उसमें कूद जाती है और कूद के पानी में डूब के उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए वो लड़की कितनी बहादुर रही होगी जिसने अपने पापा की नाक बचाने के लिए कूद के जान दे दी। जब ये बात पता चलती है हमीर देव को, तब वो टेंशन फ्री हो जाता है कि ठीक है अब बेटी भी खत्म, टेंशन फ्री हम कह सकते हैं, लेकिन हमीर देव के सामने क्या गुजर रही होगी जस्ट इमेजिन। ठीक है, और उसकी बेटी जब कूद के मर जाती है, ये बात पता चलती है हमीर देव को, तो हमीर देव अपना पूरा राजा वाजा की ड्रेस पहनता है और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बाहर आता है, क्योंकि आप किले के दरवाजे जब तक नहीं खोल सकते जब तक राजा का ऑर्डर ना आ जाए। अब देखिए परंपरा के अनुसार क्या होता था कि पहले महिलाएं करेगी गेट खुलने से पहले जौहर, और सारी आर्मी इतनी रहेगी गेट के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आपकी वाइफ, आपकी बड़ी बड़ी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके आपके गोले में बैठेंगी, तो आप में एक जो है ना ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मेरी वाइफ जल गई। किसकी वजह से? कि जो सामने बैठा है ना, अगर हम हारे तो वो आएगा, गेट खोलेगा और इनके साथ अत्याचार करेगा। तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि बस एक बार ये गेट खुल जाए, इसको बाहर वाले को तो मैं बताऊंगा। तो उस केस में होगा क्या, आप 10,000 उसके 1 लाख में से कम 50,000 को मार देंगे। मार देंगे? नहीं मार देंगे, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी है कि यार उसकी वजह से ही मेरे घर वालों ने जौहर किया है, मेरी महिलाओं ने, मेरी हरम की महिलाओं ने, मेरी रानियों ने जौहर किया है। और जब जौहर होके पूरी राख हो जाया करती थी, तब किले के अंदर से दरवाजे खोले जाया करते थे, और तब पूरे किले के जो राजा होते थे वो युद्ध लड़ते थे। जो राजा युद्ध लड़ते थे उसको बोलते थे केसरिया। क्या बोलते थे? केसरिया। तो साका होता था युद्ध जहां पर आर्मी लड़ती थी, साका में महिलाएं करती थी जौहर और पुरुष करते थे केसरिया। केसरिया क्यों बोला गया? क्योंकि केसरी रंग के कपड़े पहन के लड़ा करते थे ये वाला युद्ध। ठीक है, कैसे रंग के कपड़े पहन के? केसरी रंग के कपड़े पहन के युद्ध लड़ा करते थे, इसलिए युद्ध को बोला गया केसरिया। लेकिन फाइनली जैसे ही युद्ध होता है 1301 में रणथंभौर इस युद्ध को जीत जाता है और पूरी तरीके से रणथंभौर अब आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। समझ गए? अब अलाउद्दीन खिलजी जानता है रणथंभौर के बाद अगर कोई दूसरी मेरे सामने ताकत अड़ रही है, राजस्थान की उस समय अगर रणथंभौर के बाद अगर सबसे बड़ी कोई रियासत थी तो वो थी मेवाड़। और मेवाड़ के उस समय जो राजा थे
वो जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन पे मेवाड़ पर हमला किया था, उस समय मेवाड़ के राजा थे राजा रतन सिंह। ठीक है, तो 1301 में उसने क्या जीत लिया, रणथंभौर। अब वो जस्ट 1 साल का गैप करके अब 1303 में वो किस पे अटैक करने जा रहा है, रणथंभौर की पूरी कहानी समझ आ गई हमीर देव की। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, क्योंकि स्टेट पीसीएस लाया कितने ही क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, यूपीएससी वगैरह में भी अगर आपसे कोई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताए तो आप ये मेन फैक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब 1303 में वो जा रहा है मेवाड़। कहां, मेवाड़, ये है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ क्यों जा रहा है, अगेन सबसे पहला कारण गुजरात पर कंट्रोल करना है। ठीक है, गुजरात पर कंट्रोल करने के लिए मेवाड़ को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आसानी से कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी विस्तार का सुल्तान था। वो हमेशा एक अपनी ऐसी अप्रोच रखता था कि मेरे को अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण करना है, जितना जल्दी हो जाए, जितना ज्यादा हो जाए, मैं अपने साम्राज्य को फैलाऊंगा। तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने मेवाड़ पर हमला किया। ठीक है, मेवाड़ पर जब वो हमला करता है तो उसका एक रीजन आता है कि उसने मेवाड़ पर जो हमला किया था वो पद्मावती के लिए किया था। ठीक है, अगर आप छोटे मोटे एग्जाम्स में ये चीजें लिखते हैं तो चलता है, लेकिन आप अगर ग्रेड ए ग्रेड बी लेवल्स के एग्जाम्स में ऐसी चीजें लिखेंगे तो आपको खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कम से कम एक रानी के लिए जाके कहीं पे अटैक नहीं करेगा। मेवाड़ पर अटैक करने के जो रियल रीजंस थे ना, वो थे क्योंकि मेवाड़ से वो आसानी से कंट्रोल कर सकता था गुजरात को, और गुजरात उस समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था व्यापार का। वो पद्मावत के लिए जाके अटैक नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, पद्मावत जो किताब लिखी गई, ये हादसा होने के 100-150 साल बाद लिखी गई। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावती किताब, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने किताब लिखी, और इन्होंने इस युद्ध में पद्मावत और अलाउद्दीन खिलजी के प्रेम को बढ़ा चढ़ा के दिखाया। क्योंकि ये भारत है, भारत में ऐसी कथाएं, रोमांस, प्रेम नाटक, प्रेम कहानियां बड़ी जल्दी तूल पकड़ लेते हैं। पब्लिक इससे रिलेट कर लेती है अपने आप को तुरंत। जबकि जो तथ्य होते हैं ना, ओरिजिनल जो फैक्ट्स होते हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, उनसे जनता अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाती। जब पद्मावत और अलाउद्दीन की कहानी सुनाई जाती है ना, तो उनको मजा आता है कि हाँ भाई। जबकि ऐसा इतिहास में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मान्यताएं ऐसी चीजों को नहीं दी जाती। जो कवि होते हैं, जो रचयिता होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, ये कल्पनाएं करके चीजों को लिखते हैं। अगर सामने से युद्ध का वर्णन किया है तो समझ आता है। मान के चले पद्मावती पे किताब लिखी जाती, किसी ऐसा कोई लेखक लिखता जो उस समय प्रेजेंट था, तब हम मान सकते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मिनी जो किताब लिखी है, वो लिखी ही, ये पद्मावत जो किताब लिखी है वो लिखी इस हादसे के 100-150 साल बाद है, कल्पना करके। वो खुद लिखते हैं कि मैंने कल्पना करके लिख रहा हूं। लेकिन देखिए जी, भारत है, भारत में ऐसी चीज तो चाहे तुम कल्पना से लिख दो, चाहे कैसे लिख दो, फेमस तो होंगी ही होंगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर एग्जाम्स में आप लिख रहे हैं तो कम से कम ये मत लिखना कि वो पद्मावत के लिए अटैक करता है। दूसरा, मूवी में दिखाया गया है कि रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को उसकी परछाई दिखाने के लिए राजी हो जाते हैं। अरे ऐसे राजपूत जो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ मरे, वो अपनी खास रानी की परछाई दिखाएगा एक सुल्तान को, अपने दुश्मन को? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बात बढ़ा चढ़ा के लिखी गई। आप देखिए ना, राजपूत जो सिर्फ और शरणार्थियों के लिए मर गए। हमीर देव किसके लिए लड़े? मंगोलों के लिए। अगर ये मंगोलों के दोनों देश सेनापति को हमीर देव दे देते तो रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी आके अटैक ही नहीं करता। तो जब वो गैरों के लिए लड़ गए तो क्या वो अपनों का सम्मान नहीं रखेंगे? रखेंगे। लेकिन बढ़ा चढ़ा के बात को कई बार इतिहास में कहानियों को लिख दिया जाता है। अभी हम बहुत आगे जाके पढ़ने वाले हैं इन सबको, बाजीराव वगैरह को, तो वहां पे आपकी और सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी तो आप बाजीराव और मस्तानी को लेके अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं वहां भी आपको हकीकत बताऊंगा कि हकीकतें क्या थी। ठीक है, तो पद्मिनी के लिए कम से कम अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक नहीं किया। अटैक करने का कारण क्या था कि एक तो गुजरात पे कंट्रोल कर सके, दूसरा साम्राज्यवादी उसकी नीति थी, वो चाहता था मेरे साम्राज्य का मेरा विस्तार हो, और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि इस समय तक ये जो मेवाड़ थे ना, इतने पावरफुल होते जा रहे थे, ये अपने आप में इतना चौड़ीकरण करते जा रहे थे, इधर उधर पैर फैलाते जा रहे थे, जो दिल्ली सल्तनत के लिए घातक था। कोई भी हुजूर सुल्तान नहीं चाहेगा कि मेरे सामने ही एक शक्ति ऐसी पनप जाए जो मेरे को आके टक्कर देने लगे।
और मेवाड़ उन दिनों दिल्ली सल्तनत को टक्कर देने लायक हो रही थी। दिल्ली के सीधे नाक के नीचे आके उन्होंने क्या कहते हैं जगहों को घेर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी इस चीज को कभी पसंद नहीं करेगा। तो तीसरा जो मेन कारण था वो मेवाड़ जो इधर उधर हाथ अपने फैला रहा था उसको रोकना। चौथा अगर सबसे मेन कारण आप लिखेंगे तो एक बार अलाउद्दीन खिलजी जब जा रहा था गुजरात लड़ने तो बीच में इनके रतन सिंह के पिताजी थे समर सिंह। मैंने पहले लेक्चर में आपको डिटेल में बता रखा है। समर सिंह के पिताजी ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स ले लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि यार ये मुझसे टैक्स ले रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत कैसे। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक प्रतिष्ठा का सवाल था कि जहां से मैं जाऊंगा वहां से किसी राजा की कैसे हिम्मत हो जा रही है कि मुझसे टैक्स मांग रहा है, और मेवाड़ के लोगों ने उससे टैक्स ले लिए थे। इन सब का बदला लेने के लिए उसने मेवाड़ पर हमला किया था, ना कि पद्मनी के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्स में अगर आएगा ना इस युद्ध के बारे में, कौन सा युद्ध है 1303 में मेवाड़ का युद्ध। मेवाड़ का युद्ध, मेवाड़ का युद्ध किस किस में हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह। क्या कारण रहे हैं इसके, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। दूसरा मेवाड़ का बढ़ता रौब। आप ऐसे मतलब समझ जाओ, ये मैं लोकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है। बढ़ता प्रभाव लिख सकते हो, मेवाड़ का उन दिनों प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। तीसरा आप लिख सकते हो उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था, प्रतिष्ठा का सवाल था, ठीक है। चौथा गुजरात को नियंत्रण करने के लिए, गुजरात को नियंत्रण करना था उसको, और गुजरात को नियंत्रण करने के लिए अगर वो यहां किसी को बैठा देगा तो यहां से गुजरात आराम से नियंत्रण हो जाएगा। ये सारे कारण थे। पांचवा बहुत गौण कारण आप लिख सकते हो कि पद्मिनी, ठीक है। और पद्मिनी के मैं लेक्चर डिटेल उस वाले में लेक्चर 2 है इसका, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का कमीनापन करके मैंने वीडियो बनाई है। उसमें मैंने पूरा अलाउद्दीन खिलजी में और मेवाड़ के युद्ध को डिटेल में समझाया है उसमें, ठीक है। ये कारण थे कि उसने अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर क्या किया, अटैक किया मेवाड़ पर, ठीक है। तो 1301 में रणथंभौर का पहला शाखा हुआ, साका, और 1303 में, कब 1303 ये दिख रहा है, मेवाड़ का पहला शाखा किया जाता है। शाखा अगेन वही है, अलाउद्दीन खिलजी इतनी बड़ी आर्मी लेके आ जाएगा कि रतन सिंह उससे लड़ ही नहीं पाएंगे, तो मजबूरन पहले किले के गेटों को बंद कर लेंगे, और किलों के गेट बंद करने के बाद जब पानी वानी खत्म हो जाएगा तो मजबूरन गेट खोलने पड़ेंगे और आप में युद्ध होगा। ऐसे युद्धों को क्या बोला गया, साका। साका में हमने पढ़ लिया महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं करती हैं जौहर, और पुरुष क्या करते हैं, पुरुष करते हैं केसरिया। केसरिया क्यों बोला गया, क्योंकि केसर रंग के कपड़े पहन के युद्ध लड़ते हैं। इसी युद्ध में गोरा बादल नाम के महान सेनापति मारे गए थे। फाइनली 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ को भी जीत लेता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, देखा राजा बनता है सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी बनता है। जलालुद्दीन खिलजी को ये मार के 1200 के 1296 में राजा बन जाता है, और 1296 में राजा मरने के बाद पहले गुजरात जाता है। गुजरात से मलिक काफूर नुसरत खान लेके आ जाता है, और फिर ये दो बड़े महत्वपूर्ण अभियान चलाता है, एक रणथंभौर का हमीरदेव से और दूसरा मेवाड़ का रतन सिंह से, ठीक है। अब देखिए हम इसके बारे में कल के लेक्चर में आगे भी पढ़ेंगे कि ये इकलौता सुल्तान, पहला सुल्तान हुआ था दिल्ली सल्तनत का जो दक्षिण भारत भी गया था। इससे पहले हमने पूरा गुलाम वंश को पढ़ लिया, वहां पर कोई भी सुल्तान ऐसा नहीं था जो नीचे गया हो दक्षिण भारत। दक्षिण भारत हर कोई नहीं जाया करता था, उसके बहुत सारे कारण थे। दक्षिण भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऐसी थी, वहां पे न जाने कितने सारे पहाड़, अभी हम पढ़ेंगे विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, इतने बड़े बड़े पहाड़, नीचे नदियां, कावेरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, ये इतनी बड़ी बड़ी नदियां, इनको क्रॉस जाके लड़ना, नदियों में तैर के पहाड़ों को क्रॉस करके लड़ना, इतनी बड़ी आर्मी को ले जाके लड़ना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए दक्षिण भारत जल्दी से कोई सुल्तान नहीं आता था उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के भी अभियान करे और सारे अभियानों में वो सफल हुआ। इन अभियानों की जिम्मेदारी उसने दी थी मलिक काफूर को। मलिक काफूर जाता है और लगभग पूरे दक्षिण भारत को भी जीत के आता है, वो सब हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आशा करता हूं ये सब आपको समझ आया होगा। बड़ी मजेदार इसकी कहानी रही। सारे नोट्स बनाया कीजिए, लिखा करिए, सारे पेपर्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स आपके लिए हो तो होपफुली आपको समझ आया हो। अगर अच्छा लगा करे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।